आज़ाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 10 अप्रैल 2025। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफ़र तफसील से। आज हेडलाइंस नहीं होंगी क्योंकि खबरें अपने आप में बहुत अहम हैं। सीधी खबर की डगर पकड़ते हैं। इस पहली खबर में अमेरिका, चाइना, कनाडा, इजराइल और यूरोप के 26 मुल्क की खबर है, लिहाजा ये खबर थोड़ी लंबी होगी। सबसे पहले फ्लैशबैक से शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप वाकई बड़े बोल बच्चन हैं और अपने एक अंदाज से उन्होंने बिहार के एक मशहूर लीडर को भी पीछे छोड़ दिया है। इस वजह से हम उन्हें डोनाल्ड कुमार भी कह सकते हैं। सिर्फ 7 दिन में ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं और उन्होंने जो दुनिया को हिला देने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए थे उन्हें 90 दिन के लिए रोक दिया है। कहा है कि राहत है, वापस ले लिया, यूं समझो 90 दिन के लिए। असली खबर ये नहीं है जो मैंने बताई, बल्कि वो है जो EU यानी कि यूरोपीय यूनियन और चाइना से आई है। ट्रंप ने 75 से ज़्यादा मुल्कों पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ्स 90 दिन के लिए सस्पेंड कर दिए, लेकिन चाइना को इस छूट में शामिल नहीं किया। मतलब चाइना से पूरा सौतेलापन ट्रंप ने निभाया। ऐसा लगता है कि लाए उसी के लिए गए थे ये सारे टैरिफ्स या टैक्स। ट्रंप ने बस जुबानी करते हुए कहा कि कई मुल्क मेरी तशरीफ चूम चूम कर लाल किए दे रहे थे। मैंने बहुत ही तहजीब के लफ्ज़ इस्तेमाल किए। उन्होंने तो कुछ ऐसा कहा था कि मैं सुना भी नहीं सकता था। उन्होंने कहा वो चूम चूम कर लाल कर रहे थे ताकि मैं टैरिफ कम कर दूं, इसीलिए ये फैसला किया। वैसे दोस्तों, जहां तक मुझे याद है कि इन टैरिफ्स को लेकर ट्रंप से मुलाकात करने सिर्फ एक लीडर गया था, एक वाहिद, जिसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। क्या उसने ये चूमने वाली हरकत की है? मुझे नहीं मालूम। वो कौन लोग हैं? खैर छोड़ो। चाइना पर लगा टैरिफ 104% से बढ़ाकर ट्रंप ने 125% कर दिया है। कल तक 104 था, अब 125 कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर चाइना का $100 का माल है तो अब वो अमेरिका में $225 का पड़ेगा। इससे क्या होगा? चाइनीज माल महंगा हो जाएगा और उसकी डिमांड कम हो जाएगी, बिक्री कम हो जाएगी। सीधा लॉस चाइना को होगा। इन टैरिफ्स की वजह से अमेरिका और ग्लोबल मार्केट में 10 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ था। लेकिन जब ट्रंप ने टैरिफ रोकने का अनाउंसमेंट किया तो सिर्फ चंद ही घंटों में अमेरिका का शेयर मार्केट उछल गया और उसकी वैल्यू 3.1 लाख करोड़ डॉलर बढ़ गई। खैर, अमेरिका को फायदा हो गया। ट्रंप के यू टर्न के बाद EU ने भी यानी यूरोपीय यूनियन ने भी 90 दिन के लिए अमेरिका के माल पर टैरिफ लगाना का जो फैसला था, टैरिफ लगाने का, वो टाल दिया है। कहा कि अच्छा तुम राहत दे रहे हो तो हम भी तुम्हें राहत दे रहे हैं, और राहत खेलें, राहत फतेह अली खान बने। EU के 26 मुल्कों ने यह फैसला किया, जबकि सिर्फ हंगरी ने इस फैसले की मुखालिफत की थी। 9 अप्रैल को यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया था कि वो 15 अप्रैल से अमेरिका के माल पर 25% टैक्स लगाएगा, यानी कि 100 रुपए का माल 125 रुपए का। लेकिन अब इस फैसले को होल्ड पर रख दिया गया है। होल्ड रहो। उधर कनाडा ने भी इस फैसले का वेलकम किया है। ये उसके नए प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रंप साहब, आप सही वक्त पर पलटे हो। मजा आ गया, क्या पलटे हो। इधर चाइना जो नए इनोवेशन और इंडस्ट्रीज को पुश कर रहा है, उसके पास 600 बिलियन पाउंड्स यानी लगभग 760 बिलियन $760 बिलियन के अमेरिकन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं चाइना के पास, जो कि एक बड़ी इकोनॉमिक पावर है। दोस्तों, चाइना ने साफ कह दिया है कि वो जब्र के आगे नहीं झुकेगा और आखिर तक लड़ने को तैयार है। इन बॉन्ड्स के जरिए वो अमेरिका को हिला सकता है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है माओ निंग। उन्होंने कहा कि चाइना किसी के उकसाने से डरता नहीं है और ना ही पीछे हटेगा। पुष्पा समझ लो। यानी अब 90 दिन तक टैरिफ्स की सीधी जंग अमेरिका और चाइना के बीच रह गई है। देखिए आगे क्या होता है। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद मिस्टर डोनाल्ड उधर भी कुमार बन जाए। तो ये थी पहली खबर जो तफसील से देनी लाजिम थी। कई ममालिक की खबर थी, एक गुलदस्ता था। अब आते हैं हम, हस्ब मामूल हमें शुरू करना चाहिए था गज़ा से, लेकिन अब सेकंड खबर हम उसकी ले रहे हैं क्योंकि मैं आपको शुरुआत में ही थोड़ा मायूस नहीं करना चाहता था। इसराइल की ब्लॉकेट जो है वो गज़ा के हॉस्पिटल्स को डेंजरसली लो सिचुएशन में ले गई है। दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं, ऑक्सीजन ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म। मरीज़ों तक के लिए अब मुश्किलात खड़ी हो रही हैं। अस्पतालों के पास अब कुछ भी नहीं बचा। राशन पहले से ख़त्म हो रहा था। गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक अर्जेंट अपील जारी की है और कहा है कि हमें दवाइयाँ चाहिए।
1 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया इस ब्लॉकेट को। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमारे पास स्टॉक बिल्कुल ख़त्म होने पर है। खैर, अब जो है सो है, सब आपके सामने है। इसकी अगली हेडलाइन कहती है द न्यू अरब की, मैसेकर्स इंस्टेड ऑफ मील्स, इसराइल इज टर्निंग गज़ा's चैरिटी किचन इनटू ग्रेवयार्ड्स। कत्लेआम हो रहे हैं, जो खाना लेने जा रहे हैं लोग कतारों में लग रहे हैं, जो लंगर लेने जा रहे हैं, दरअसल जो कम्युनिटी किचन के बाहर जाकर या चैरिटी किचन के बाहर जाकर कतारों में खड़े होते हैं, उनमें से कई लौट नहीं पाते। प्लेटें भरी हों ना भरी हों, उनके घर वालों की आंखें भर जाती हैं क्योंकि वो लौट नहीं पाते, क्योंकि वहाँ इसराइल बॉम्बिंग कर रहा है और चैरिटी किचन्स को, उन लंगर खानों को ग्रेवयार्ड्स यानी कि कब्रगाह, कब्रिस्तान बना रहा है। अभी हमले हुए थे, ये रिपोर्ट है, अभी हमले हुए, हमने आपको बताया था। इसराइल ने खाने के लिए कतार में खड़े लोगों पर बम गिरा दिए, 7 लोग मर गए, 25 लोग जख्मी हो गए। कई किस्से हैं, कितना वो फ्लोर मैसेकर हुआ था, आटे का कत्ल, हम सब जानते हैं। ये जंग नहीं है, फिर भी जंग का नाम देकर इसे सीज फायर करने को कहा जा रहा है, क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता जेनोसाइड का सीज फायर करो, जंग का ही होता है। खैर, US announces it will monitor immigrant social media for anti-Semitism sparks concerns। अमेरिका की होम मिनिस्ट्री है, जो समझ लो जिसके ऊपर सब इंटरनल सेफ्टी सिक्योरिटी होती है, उसने ये कहा है कि हम जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, अब उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नज़र रखेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कहीं वो यहूदी विरोधी भावना से ग्रसित तो नहीं है, एंटीसेमिटिज्म का शिकार तो नहीं है, यहूदियों के खिलाफ जहर तो नहीं उगलते हैं। इसको यूँ समझ लीजिए, कहीं फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ तो नहीं उठाते हैं, कहीं गज़ा के दर्द को दुनिया के साथ साझा तो नहीं करते हैं, कहीं स्टॉप द वॉर के नारे तो नहीं लगाते हैं। उन सब पर नज़र रहेगी। अगर आप में से किसी के घर का बच्चा अमेरिका गया हो पढ़ने या नौकरी करने, तो उनसे कहिएगा ज़रा होशियार रहें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को आवाज़ उठाना बढ़िया है। अगर वो अपना वहाँ फ्यूचर बनाने गया है, वो वहाँ पढ़ने गया है, तो कहिए कि बड़ी मेहनत से गए हो, बहुत पैसा लगा है। ये वक्त ऐसा है कि नज़र रखी जा रही है हक़ की आवाज़ उठाने वालों पर, थोड़ा आराम से। गज़ा में शहीद होने वालों का आंकड़ा 50,900 पहुँच गया है। लगातार इसराइल के हमले जारी हैं। 1,15,900 लोग ज़ख्मी हो चुके हैं 7 अक्टूबर 2023 से। बढ़ते हैं आगे, मैं इतने में बस इस खबर में इतनी ही डिटेल दूंगा। मैं नहीं चाहता आपका दिल जार जार हो जाए, आपकी आंखें टपटपा जाए। इसराइल की मिलिट्री ने कहा है कि वो तमाम एयरफोर्स के पायलट्स जिन्होंने उस ख़त को साइन किया है जिसमें कहा गया है कि गज़ा की जंग ख़त्म की जाए, ये कोई जंग इजराइल की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए नहीं है। ये नेतन्याहू अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपने सियासी मफाद के लिए लड़ रहा है। इसका इजराइल की सिक्योरिटी से कोई वास्ता नहीं, हम इस जंग में हिस्सा नहीं ले सकते। 1000 रिजर्विस्ट ने और जो करंट पायलट्स हैं उनने, और एक्स भी हैं इसमें, उन सब ने, पायलट्स भी हैं, बाकी एयरफोर्स का और क्रू है, इन सब ने मुखालफत कर दिया, ख़त पे साइन कर दिया। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया। अब इजरायली मिलिट्री ने कहा है कि उन सब को फायर कर दिया जाएगा, उन सब को नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। खैर, ये बगावत है IDF में। IDF सोर्सेस एडमिट इट में टेक ईयर्स टू रूट आउट ऑल हमास टेररिस्ट इन गजा। क्यों हो रहा है ये सब बगावत पर क्यों उतरे? मैंने उस खबर को दोबारा क्यों दिखाया, उसे जानने के समझने के लिए आप इजराइल के ही अखबार द जेरूसलम पोस्ट की 9 तारीख की खबर पढ़िए। बहुत से लोग कहते हैं तुम इजरायली अखबार से, मैं दुनिया भर के अखबार पढ़ता हूँ, लेकिन इजराइल की असली कहानियाँ इजराइल के अखबारों में मिलेंगी। ये कब समझ आएगा? अकल के पत्थर हटाने पर समझ आएगा। IDF सोर्सेज एडमिट इट मे टेक ईयर्स टू रूट आउट ऑल हमास टेररिस्ट इन गजा। ये हमास को टेररिस्ट कहते हैं और IDF के सोर्स ने एडमिट किया है, कबूल किया है, ये माना है कि सालों लग जाएंगे हमास की जड़ें उखाड़ने में, सालों लग जाएंगे हमास का पूरी तरह से गजा से सफाया करने में। ये क्या है? 3 महीने का टारगेट सेट करके नेतन्याहू गजा में घुसे थे कि सबको ख़त्म कर देंगे, साफ़ कर देंगे, होस्टेजेस ले आएंगे। लेकिन IDF के सोर्स कंफर्म कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं कि हमास को अनकरीब ख़त्म करना आसान नहीं है, और इसराइल अखबार इसे लिख रहे हैं तो मैं पढ़ूँगा। खैर, आगे बढ़ूँ। ईरान की खबर है।
مسعود پزشکیان وہاں کے پریزیڈنٹ، انہوں نے کہا ہے نو پاور کین اسٹاپ ایرانین نیشن فرام موونگ فارورڈ. ایران اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے اور ایران کو آگے بڑھنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، یہ مسعود پزشکیان نے کہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ مجھے کم چھوٹی چھوٹی خبریں یہیں سے دیکھ کر پڑھنی چاہیے. مجھے لگتا ہے اس سے آپ کے ساتھ میرا کمیونیکیشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے جیسے میں پہلے کرتا تھا. پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے یہ کہا ہے کوئی طاقت ایران کو نہیں روک سکتی، اور انہوں نے امریکہ کے تمام ایلیگیشنز اور کانسپریسیز کو نکار دیا ہے. اسرائیل اور یورپ کی تمام کانسپریسیز کو نکار دیا ہے جو ایران کو کمزور کرنا چاہتی. اس کے علاوہ رشیا اور امریکہ کی آج ٹاکس، آج بات چیت، آج میٹنگ ہوئی ہے استنبول میں، ترکی میں. استنبول میں یہ میٹنگ بڑی اہم تھی اور یہ 5 گھنٹے تک چلی، 5 گھنٹے سے زیادہ تک چلی. روس اور امریکہ کی ڈیلیگیشن کے بیچ میٹنگ، یوکرین اور روس کی وار کو لے کر کہ بھیا ختم کرو، کیسے کرو گے. 5 گھنٹے کی اس میٹنگ کے بعد جب یو ایس کا ڈیلیگیشن باہر نکلا تو بنا میڈیا سے کوئی بھی ایک لفظ بولے چلا گیا. کیا روس نے کچھ ایسا کہہ دیا جس سے امریکہ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا؟ ابھی خبریں آئیں گی تو آپ کو صبح مل جائیں گی. بہت سے کہتے ہیں تو ہم نے رات پڑھ لی. ارے بھائی، تمہارے رات پڑھنے میں میرے صبح دینے میں فرق ہے. رات کو میں 10-11 کا جو شو آتا ہے اس کے بعد کوئی شو نہیں کرتا. تو اس کے بعد کا ڈیولپمنٹ ہم پڑھیں گے. بڑا عقل مند آدمی پڑھا ہوا ہے، کڑا ہوا ہے بالکل. دا نیو عرب کہتا ہے یو ایس ایڈ کٹس پٹ ملینز ان یمن ایٹ رسک. یو ایس ایڈ جو کٹ ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد، انہوں نے امریکہ سے جو ممالک غریب یا جنگ سے جو جوجھ رہے ہیں یا کسی اور وجہ سے، نیچرل ڈیزاسٹر سے، وہاں جو کوئی بھی ایڈ جاتی تھی، جو مدد جاتی تھی امریکہ سے، اسے کٹ کر دیا ہے. اس کی وجہ سے یمن کی بھی ایڈ کٹ ہوئی. یو ایس ایڈ کہتے ہیں اسے. کئی تو امپلائیز نکال دیے گئے، انہیں روتے دیکھا میں نے، امریکہ میں نکالے گئے. یمن رسک پر آ گیا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل، انسانی حقوق کی بات کرنے والی ایجنسی تنظیم نے یہ بات کہی. یمن حوثیز یمن کے ایک حصے پر کنٹرول کرتے ہیں، ان کی پورے یمن پہ حکومت نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں چلتا یمن سے صرف حوثیز کی بات ہوتی ہے. یمن کے باقی علاقے میں عام یمنی، غریب یمنی رہتے ہیں. دوسری حکومت کام کرتی ہے جس کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے. اب یہ مشترک پورے یمن کی بات ہے، حوثیز اور نان حوثیز کنٹرول ایریا والے. وہاں جو غریب لوگ ہیں ان کو بتائیے امریکہ سے ہی جنگ لڑ رہا تھا، اور اسی یمن میں امریکہ سے ہی ایڈ آتی تھی. اس سے کھانا پینا، دوائیاں، اسکول چلتے تھے. وہ ایڈ کم ہو گئی، خاص طور سے راشن. تو یمن رسک پر آ گیا ہے. بھوک مری جیسے حالات ہو رہے ہیں. فوڈ ایڈ، ایمرجنسی فوڈ ایڈ بند ہو گئی. افغانستان اور یمن دونوں جگہ یہی حال ہے. ریڈ کراس بہت ہی زیادہ فکر مند ہے کیونکہ سوڈان کے اندر ڈرون اٹیکس بڑھ گئے ہیں اور کرٹیکل انفراسٹرکچر پر ہو رہے ہیں، جیسے کہ واٹر باڈیز ہیں، پانی کی ٹنکی ہیں، واٹر پلانٹس ہیں، یا بجلی گھر ہیں، یا اسپتال ہیں. خاص طور سے اسپتالوں پر ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں، جس سے جو لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں ان کے علاج میں سب سے زیادہ دقت آ رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ 70 سے 80% ہاسپٹل سوڈان کے اس وقت بند پڑے ہیں، اور کولرا وہاں پر پھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے حالات اور زیادہ بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.